नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ कृतिका। हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच को लेकर हाजिर हूं मैं, और न्यूज पंच में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और फिर वो खबरें चाहे देश से जुड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत की हो या फिर आपके खुद के फायदे की हो, खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने सहयोगियों से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट, जिससे आप किसी भी खबर से अछूते ना रहे। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। तो आज टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां खौफ में ममता और परिवर्तन यात्रा से टीएमसी इस वक्त घबराई हुई है। जी हां, ममता खौफ में इसलिए है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अब और तेजी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। आज 200 और जज मिलने वाले हैं वहां पर, जो कहीं ना कहीं सुनवाई को पूरा करेंगे और जो विसंगतियां हैं उनको पूरा खत्म करेंगे। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जारी है, जिसपे टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो हमलावर होते हुए नजर आए। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो ही बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास है, वो है नेपाल से जुड़ी, जहां बालेन की नेपाल की कमान मिलने जा रही है। जी हां, अभी भी हालांकि गिनती जारी है लगातार। हाल ही में जो मतदान हुआ उसके बाद में अब कहीं ना कहीं मतगणना हो रही है, जिसमें बालेन शाह पूर्ण बहुमत मिलने वाले नजर आ रहे हैं। और बालेन शाह को लेकर के आखिर क्या कुछ जमीनी स्तर पर निकलकर सामने आ रहा है, वो भी जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी जुड़ने जा रहे हैं, जो कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारी के साथ सोमवार से बंगाल के अलग अलग जिलों में काम करेंगे, जो तार्किक विसंगतियां हैं उनको दूर करेंगे। और ऐसे में जहां एक और एसआईआर प्रक्रिया लगातार रफ्तार पकड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बीरभूम जिले के बोलपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर हमले की घटना सामने आई है, और आरोप यह है कि कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बम और धारदार हथियार लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर दौड़ पड़े, जिससे कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिख करके शिकायत भी दर्ज कराई है। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर जारी। तो जी हां, आपको बता दें कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस समय तेज हो गई, और एससी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये रफ्तार अब पकड़ती हुई नजर आई है एसआईआर ने। और 200 और जज आज पहुंचेंगे, जो 200 न्यायिक अधिकारी हैं वो आज पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल, जहां 2 दिन पहले उनकी पूरी जो तैयारियां हैं वो होंगी। और साथ ही उसके बाद में ओडिशा झारखंड से जो ये अधिकारी हैं वो आज जुड़ते हुए नजर आएंगे, और सोमवार से सुनवाई में भी ये शामिल होते हुए नजर आएंगे। तार्किक विसंगतियों को दूर किया जाएगा। तो कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के साथ काम करेंगे, और सोमवार से अलग अलग जिलों में अपने कमान संभालते हुए ये सभी नजर आएंगे, जिसके बाद में जो न्यायिक अधिकारियों की संख्या है वो हो जाएगी 732, यानी कि जो 60 लाख विसंगतियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी तैयारियां इस समय की जा रही हैं, और जल्द से जल्द ये तमाम जो तार्किक विसंगतियां हैं उनको खत्म किया जाएगा। इसको लेकर लेकिन साथ ही जहां एक तरफ ये विसंगतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। और ममता का धरना जो बीते कल से शुरू किया ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ, उसको लेकर शुवेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया और कैसे हमलावर होते हुए नजर आए, वो आपको सुनाते हैं। ममता बनर्जी जो कर रहा है ये काम देश विरोधी काम, संविधान विरोधी काम, उन्होंने पश्चिम बंगाल का हित में नहीं कर रहा है। ये जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंगा ये आकर हमारा खाना छीन रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, बेटी को उठा लेकर जा रहा है, धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है, हमारी मंदिर को तोड़ रहा है, हमारी मूर्ति को तोड़ रहा है, ये लोग को संरक्षण देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। ममता बनर्जी इस बार जाने वाला है, मूल सहित तृणमूल को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल का जनता करे।
तो सीधे तौर पर एसआईआर के खिलाफ इस वक्त ममता बनर्जी धरना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी पता होगा कि ये पूरा मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, जहां इसको लेकर सुनवाई भी होनी है। लेकिन ममता बनर्जी हैं जो कि बाज नहीं आ रही और लगातार एसआईआर को रोकने की तमाम कोशिशें वो कर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी हैं, लेकिन वहां से भी उनको सफलता हाथ नहीं लगी है, एसआईआर को वो नहीं रोक पाई। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है उसमें भी काफी बवाल देखने को मिला है, क्योंकि बीरभूम की जब हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा थी ये, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे और इस यात्रा में तोड़फोड़ की गई। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अचानक से वहां पहुंचते हैं, धारदार हथियार और साथ ही बम लेकर के हमला करते हुए नजर आते हैं और इसके साथ ही बीजेपी और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प भी होती है, जिसकी ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। धारदार हथियार से सीधे तौर पर वार करने की ये कोशिश की जाती है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, जबकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर परिवर्तन यात्रा जो है वो निकाल रहे थे। जिसके बाद में जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया तो कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठते हुए नजर आए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत की और कहा है कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे घटना के सामने आने के बाद में उचित कार्रवाई, जो जरूरी कार्रवाई है वो नहीं की गई है। इसके साथ ही इस शिकायत पत्र में यह भी कहा गया कि केंद्रीय बलों को स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा रहा है। तो तमाम कोशिशें की जा रही है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको रोका जाए और इसी तरीके से जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उस पर भी हमलावर होती हुई टीएमसी नजर आए, टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आए। और इसको लेकर के ताजा हमारे साथ में ताजा अपडेट हमारे सहयोगी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से टीएमसी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। टीएमसी की सरकार सरकारी गुंडों से यहाँ पश्चिम बंगाल में गर्दन कटवा रही है। हिंदुओं के गर्दन कट रहे हैं, गरीबों के गर्दन कट रहे हैं, दलितों के गर्दन कट रहे हैं। जो टीएमसी से सवाल करेगा उसकी गर्दन काटेंगे। और अब तो हद हो गई, ये चुनाव आयोग के कमिश्नर की उंगली काटने की बात कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है, इनके दिन पूरे हो गए हैं। अब ऐसा चलेगा नहीं। पश्चिम बंगाल की जनता इन उंगली और गर्दन काटने वालों को सबक सिखाएगी। भाजपा की सरकार बनेगी, इनकी विदाई होगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है ही, लेकिन जब से एसआईआर की ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी इसको रोकने की तमाम कोशिश कर रही हैं। तमाम अफवाहें भी फैलाई जा रही, तमाम दावे किए जाते हैं और हाल ही में एक और दावा किया गया जिसको लेकर के सीओ पश्चिम बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस के उस दावे का पूरी तरह से खंडन किया है, जिसमें यह कहा गया था कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में गड़बड़ियों से 9 लाख से ज्यादा वोटर्स पर असर पड़ा है और 19 जनवरी की शाम को जारी बुलेटिन और 28 फरवरी को जो पब्लिश हुई है लिस्ट उसमें तालमेल नहीं है। तो ऐसे में जब ये फैक्ट चेक सामने आया है और इसको लेकर के फैक्ट चेक किया गया और इस पूरे दावे का खंडन किया गया है, टीएमसी ने सवाल उठाए थे इसको लेकर के, फॉर्म्स को लेकर के, और साथ ही सीओ पश्चिम बंगाल ने अब इस दावे को पूरी तरह से निराधार बताया है। फॉर्म 7 में 7,773 वोटों के जिक्र किया गया उसमें, और इसके साथ ही उसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन ने मेल भेजा और साथ ही 5 लाख से ज्यादा का आंकड़ा उसमें दर्शाया गया। फॉर्म 7 की जब हम बात कर रहे हैं तो 7,773 नाम उसमें शामिल थे। इसके साथ ही इस दावे का खंडन करते हुए यह भी कहा गया कि बुलेटिन में जो फॉर्म है उसमें फॉर्म 6 के आंकड़े दिए गए हैं। तो ये तमाम बातें और इसके साथ ही जो टीएमसी की तरफ से जो दावा किया जा रहा था, जो अफवाह फैलाई जा रही थी, उस अफवाह का पूरी तरह से खंडन किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। सीओ पश्चिम बंगाल की तरफ से इस बात का खंडन किया गया और ये बताया गया कि जो बुलेटिन में आंकड़ा दिया गया वो आंकड़ा खाली फॉर्म 6 का है, फॉर्म 7 का नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के साथ। सौरभ, सबसे पहले तो एसआईआर की प्रक्रिया में अब कहीं ना कहीं तेजी आती हुई और नजर आएगी, क्योंकि 200 और जो अधिकारी, जो जज हैं, वो मिलने जा रहे हैं, जो पूरी जो विसंगतियां हैं उनको खत्म करेंगे। हाँ कृतिका, देखिए अब तक कल तक जो फिगर हमें मिला था वो 6.5 लाख था 60 लाख के अंदर, लेकिन अभी 7.5 लाख यानी 24 घंटों में 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तो 7.5 लाख अभी तक निपटारा हो चुका है। उनमें से बाद में पता चलेगा कि कितने अप्रूव्ड हुए हैं और कितने डिसअप्रूव हुए हैं। लेकिन अभी जो माहौल है, ये ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है, आज धरने का दूसरा दिन है।
और आज वो बोलेंगे। और कल अभिषेक बनर्जी ने बोला था, और उन्होंने मन से ही सरासर बीजेपी को बॉयकॉट का स्लोगन दिया था। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है, इस तरह की जो स्लोगन दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे जाके तृणमूल के जो समर्थक है उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, और उसी का नतीजा बीरभूम में देखा गया, कल देखा गया। उससे पहले आसनसोल में, बाराबनी में, वहां पे एक घटना घटा, उसके पहले कोच बिहार में एक घटना घटा। तो एक के बाद एक घटना जो परिवर्तन यात्रा को लेकर वो सामने दिख रहा है। तो इसके चलते एक तरफ बीजेपी का जो परिवर्तन यात्रा है, जो जिला जिला पे गुजर रही है, वहां पे तनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, और दूसरी तरफ धन्य मन से बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी निशाना पर रखे हैं तृणमूल सरकार। कहीं ना कहीं जाके ये विरोधी का कहना, जो विरोधी है यहाँ पे तृणमूल के, उनका मानना है कि असल में तृणमूल के पैर के नीचे से जमीन खिस रही है। जो 60 लाख जो अभी आवेदन में है, सुनाई के लिए है, उन 60 लाख आवेदनों में हर एक आवेदन को क्यों अप्रूव किया गया और क्यों डिसअप्रूव किया गया, इसका कमेंट सेक्शन रहेगा। हर एक जज जो उस आवेदन को देख रहे हैं, वो लोग लिख देंगे कि क्यों, उन्होंने नोट देंगे कि क्यों उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया है। तो वो बातें जब सामने आएंगे कि क्यों इनको डिसअप्रूव किया गया है, तब और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी टीएमसी के लिए। इसीलिए टीएमसी धन्य की राजनीति कर रही है, जो विरोध की राजनीति, वो जो नकारात्मक राजनीति वो करती आई है, वही एक बार फिर से उन्होंने उसी पथ पे चल दिए हैं। और इसी तरह से देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने जिक्र किया अभी कि जो दावे किए जा रहे हैं मन से, उन दावों को सीओ ऑफिस भी लगातार उसको खंडन कर रहे हैं। वो एकदम डेटा देकर खंडन कर रहे हैं कि आप आधा सच बोल रहे हो, पूरा सच नहीं बोल रहे हो। और पूरा सच क्यों नहीं बोल रहे हो, ये सवाल को लेकर जब सामने आ रहा है, तब बीजेपी का कहना है असल में अगर पूरा सच सामने आएगा तो ये पता चल जाएगा वोट बैंक को, जो स्थिति हुई है, जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हुई है, इसके जिम्मेदार केवल तृणमूल है और कोई नहीं। कृतिका, इसके साथ ही सौरभ, बीते कल भी हमने देखा कि ममता बनर्जी किस तरीके से विरोध करती हुई नजर आ रही है एसआईआर प्रक्रिया के, जबकि ये पूरा मामला जो है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहां भी सुनवाई होनी है। लेकिन उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन करके आखिर क्या ममता बनर्जी जताना चाह रही है? एक तरफ धरना प्रदर्शन और दूसरी तरफ जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है उस पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए हमला करवाना। कृतिका, देखिए, जब शुरुआत से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुआ था तो पहले वो कह रहे थे कि एक भी वो एसआईआर नहीं मानेगी, लेकिन आखिर में उन्होंने फॉर्म भरा। बाद में जब देखा गया कि 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया, खुद सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि वो सुप्रीम कोर्ट गई और जिस पॉइंट को उन्होंने वहां पे रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के आधार पर ही आर्टिकल 142 इन्वोक किया और उन्होंने कहा कि जुडिशियल इस बारे में निष्पत्ति करेंगे, ना कमीशन ना राज्य सरकार के जो ईआरओज है, ये यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स करेंगे। अब जुडिशियल ऑफिसर जब वो काम कर रहे हैं, तब उनको जुडिशियरी सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं वो आस्था नहीं दिखा रही है, वो धन्य की राजनीति कर रही है। मानना ये है कि असल में वो अपने जो समर्थक है उनको एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो 60 लाख नाम कटे हैं, इससे कहीं ना कहीं समर्थकों को भी समझ गए हैं कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो वो भारत के वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे। अगर वो वैध वोटर नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो इसके चलते जो परेशानी हो रही है, जो वैध वोटर है उनको जो परेशानी हो रहा है, वो भी ये बात समझ रहे हैं कि इनकी परेशानी का कारण तृणमूल की नीति है। तृणमूल, अगर इलेक्शन कमीशन पहले तो बोल दिया था इलेक्शन कमीशन ने, जिनके ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जो कुमार और बंगाली नाम, इंग्लिश नाम के अंदर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो अंतर आ रहा है, वो बात को लेकर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि वो सारे बातों को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन वो खैर नहीं धरे, वो कोर्ट पे चले गए। कल सीओ मनोज अग्रवाल ने भी यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गए थे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के चलते अब चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बयानबाजी आ रही है वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है।
सौरभ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने भी बताया कि अभी तक अगर आज तक हम देखें तो 7.5 लाख से ज्यादा जो है वो विसंगतियां दूर की जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा बाकी हैं। तो उनको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास अभी तक किए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी चुनौती है समय पर विधानसभा के चुनाव कराना पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए, ये स्थिति का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अगर आप देखें तो 700 जजेस जो हैं वो अगर 100 से ज्यादा भी हर जज निपटारा करे तो भी जो संख्या बचती है 50 लाख से ज्यादा, उसको करने में समय लगेगा। बिल्कुल। और ये बात तय है कि इतना समय है नहीं, क्योंकि 7 मई को नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करना है जी। आपको चुनाव घोषणा करने के बाद 28 दिन आपको देना है सब पार्टी को, फिर आपका पहला चरण का वोट होगा और इस बीच नॉमिनेशन का आखिर दिन तक आप कर सकते हैं, ये बात सही है। बिल्कुल। लेकिन पूरे 60 लाख वोटों को, 60 लाख जो आवेदन है उनका निपटारा करके वोट पे जाना, ये कहां तक संभव होगा इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। कल कल्याण बनर्जी ने धन्ना मंच से एक सवाल उठाया कि क्यों सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी पब्लिश होना शुरू नहीं हुआ। देखिए, सप्लीमेंट्री लिस्ट, इसमें भी चुनाव आयोग का ये कहना है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट ऐसे फेज वाइज नहीं आएंगे, जब तक समय है तब तक लिख के कुल मिला के लिस्ट आएगा, फिर आखिर में अगर हुआ तो वो चरणों के हिसाब से वो लिस्ट पब्लिश करेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है जो स्थिति है उसका हर वक्त उसका एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए लगातार आप अपनी नजर इस महत्वपूर्ण खबर पर बनाए रखिएगा और हम तक अपडेट पहुंचाते रहेगा। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। यार चले, रहने देते हैं ना यार। क्या हुआ? खाली गेट को क्यों देख रहे हो? सर, कॉलेज गेट के उस तरफ जाने में बहुत डर लगता है सर, पर अब करना पड़ेगा। अरे डरो मत, गेट के उस तरफ एक्सपीरियंस भी है और 20,000 रुपये महीना भी। 20,000 रुपये महीना? क्या सर, हम जैसे फ्रेशर्स को कौन देगा 20,000 रुपये महीना? CM इंटर्नशिप के बारे में सर्च करो। CM इंटर्नशिप? ये क्या है? अरे 3 महीने की इंटर्नशिप और 20,000 का स्टाइपेंड भी। थैंक यू सर। तो गेट को देखो मत, गेट सेट एंड गो। विकसित दिल्ली CM इंटर्नशिप प्रोग्राम 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। मुझे खुशी है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि फ्रेश माइंड दिल्ली गवर्नेंस को अपने नए विजन और तकनीक के साथ जोड़ेंगे। पहला कदम बदलाव का, 1 साल विकास का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते रुक करते हैं अब अगली महत्वपूर्ण खबर का। नेपाल के हालिया आम चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। जी हां, पूर्व रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP ने शुरुआती मतगणना में जबरदस्त बढ़त हासिल की और कुल 165 सीटों में से अधिकतर सीटों पर बालेन शाह की RSP बढ़त बनाए हुए है और 21 सीटों पर जीत भी दर्ज कर चुकी है। जहां एक और RSP को जबरदस्त बढ़त मिल रही है, वहीं दूसरी ओर जो पुरानी पार्टियां जैसे KP शर्मा ओली की CPN UML और गगन थापा की नेपाली कांग्रेस पीछे छूट चुकी है। दरअसल इस बार का जो ये चुनाव है वो अपने आप में बेहद ही खास रहा, क्योंकि पिछले साल नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शन हुए थे,
जिसकी वजह से सरकार गिर गई थी। और ये प्रदर्शन हुए थे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पुरानी राजनीति के खिलाफ। लेकिन अब एंट्री हो चुकी है बालेंद्र शाह की, और जिनके अब पीएम बनने के पूरे आसार इस समय नजर आ रहे हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले सीधा दिखाते हैं आपको जनजी ने सरकार से कंफर्म। जी हां, अब की बार जनजी सरकार नेपाल में और बड़े उलटफेर की ओर इस वक्त नेपाल नजर आ रहा है। बालेंद्र शाह पीएम बन सकते हैं, नेपाल की कमान उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है और बहुमत के आंकड़े को आरएसपी अभी तक पार कर चुकी है। आरएसपी की अगर हम बात करें तो 21 सीटों पर जीत भी दर्ज की है और फिलहाल की अगर हम देखें तो 95 सीटों पर इस समय अच्छे खासे मतों के अंतर से आरएसपी इस समय आगे चल रही है। हालांकि मतगणना की अगर हम बात करें तो वो अभी भी जारी है। इसके साथ ही झापा से जो बालेंद्र शाह हैं उनको भी अच्छे खासे वोटों का अंतर है और पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली इस समय अच्छे खासे वोटों के अंतरों से पीछे चल रहे हैं। नेपाली कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो वो भी कई सीटों पर इस समय आगे चल रही है। झापा से बालेंद्र शाह को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और अब बालेंद्र शाह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं नेपाल के। तो एक बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं नेपाल की राजनीति में इस बार हमें देखने को मिल रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की ये तस्वीरें, क्योंकि बालेंद्र शाह की पार्टी आरएसपी जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रही है उसको लेकर अब एक बड़ा उलटफेर के बाद में उनकी जीत को लेकर जश्न कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि आरएसपी को इस वक्त प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और सड़क पर आरएसपी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उतर चुके हैं। क्योंकि इससे पहले पिछले साल हमने देखा था कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर हुए थे और ये विरोध प्रदर्शन थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ और पुरानी राजनीति के खिलाफ। लेकिन तख्ता पलट की अगर हम बात करें तो तख्ता पलट की जो बड़ी वजह एक नजर उस पर भी डाल लेते, क्योंकि जेनजी की जो पहली पसंद है वो आरएसपी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था और अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद वहां पर है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति नेपाल को मिलेगी, रोजगार पर फोकस और साथ ही आर्थिक विकास का वादा आरएसपी की तरफ से किया गया था। और जेनजी के लोकप्रिय बालेंद्र शाह को अब वो पूर्ण बहुमत के साथ ही अब वो नेपाल की कमान संभालते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि बालेंद्र शाह की अगर हम बात करें तो उनकी कहानी 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में बालेंद्र शाह का जन्म हुआ था और कर्नाटक की VTU से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स बालेंद्र शाह ने किया है और इंजीनियरिंग के बाद में उन्होंने म्यूजिक में अपना करियर बनाया, रैपर के तौर पर शोहरत भी कमाई और साल 2022 में नेपाल की जो राजनीति में है उसमें एंट्री करते हुए बालेंद्र शाह नजर आए थे और सबसे पहले राजनीति में एंट्री करने के बाद में काठमांडू के 15वें मेयर वो बनते हुए नजर आए और जेनजी के प्रदर्शनों के बाद में उनकी लोकप्रियता खूब बढ़ी और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं नेपाल की कमान उन्हें मिलती हुई नजर भी आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ भारद्वाज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सिद्धार्थ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आरएसपी जो है अच्छे खासे बहुमत तो पा ही रही है, लेकिन साथ ही बालेंद्र शाह को पूर्ण बहुमत के साथ साथ नेपाल की कमान। देखिए बिल्कुल कृतिका, यहाँ पर जो युवा हैं खासकर जेनजी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इसी टाइम से सेलिब्रेट करना उन्होंने चालू कर दिया है जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं। हालांकि मतगणना जैसे कि आपने बताया अभी चल रही है, लेकिन अगर नतीजों की बात करें तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि जो हवा है वो बालेंद्र शाह के फेवर में बहती नजर आ रही है। हमने यहाँ जेनजी से खासकर युवाओं से भी बात की, उनका कहना है कि हम बहुत खुश हैं जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और कृतिका ये काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्टेड था कि बालेंद्र शाह जीतेंगे इन चुनाव में। हालांकि हम पहले ये बोल रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरफ हवा चले, कौन जीते, क्योंकि ये लड़ाई जो थी यहाँ पर वो ओल्ड ट्रेडिशनल पार्टीज और न्यू लीडर्स और न्यू पार्टीज के बीच में थी। लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं साफ साफ पता चल रहा है कि बालेंद्र शाह शायद प्रधानमंत्री बन जाएं, बहुत साफ होता चला जा रहा है और यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। काठमांडू में भी कुछ लोगों से बात करिए तो बहुत खुश हैं, उन्होंने कहा कि हमने बालेंद्र शाह को ही वोट किया था और हम चाहते थे कि बालेंद्र शाह ही जीतें। और जिस तरीके से कृतिका पिछले साल जेनजी आंदोलन हुआ और जेनजी यूनाइट हुए एक कारण के लिए और उनका मुख्य कारण था देश से भ्रष्टाचार को हटाना और साथ ही साथ युवाओं के लिए अवसर पैदा करना, वो उन्हें अब होता हुआ नजर आएगा। बालेंद्र शाह की अगर बात करें तो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने कृतिका जब कैंपेनिंग हो रही थी तो उन्होंने वादा किया था करीबन
1.2 मिलियन नौकरियां लाने का और साथ ही नए नए अवसर पैदा करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए लोगों के लिए, इन सब कारणों की वजह से जेनजीज का जो झुकाव है वो उनकी तरफ दिख रहा है साफ साफ। और उन्हें ये बहुत उम्मीद है कि बालेंद्र शाह जब पावर में आएंगे तो युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए भला होगा, लोग यहीं रहेंगे, उनको यहीं रह के अवसर मिलेंगे, वो अपने ही देश में रहकर काम करेंगे। सो साफ साफ ये लहर बालेंद्र शाह के फेवर में यहाँ बहती नजर आ रही है। कृतिका। सिद्धार्थ, इसके अलावा जो पुरानी पार्टियां हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब इस बार नजर आया है। बिल्कुल कृतिका, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, ये बहुत अनुमानित था कि जो पुरानी पार्टी है वो प्रदर्शन पहले तो लग रहा था, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि जो जेनजी हैं, जो नई नई लीडर्स हैं, वो भी उसी तरीके का शायद काम करेंगे और पुरानी पार्टी, हम लॉयलिस्ट है तो हम पुरानी पार्टी के साथ हैं और हम उन्हीं को ही वोट देंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ नतीजे आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना खराब यहाँ प्रदर्शन है। चाहे आप यूएमएल की बात करें, चाहे आप नेपाली कांग्रेस की बात करें या चाहे आप अन्य पार्टी की बात करें, केवल कारण ये है कि जब पिछले साल आंदोलन हुआ था तो उसने इस पूरे चुनाव के डायनामिक्स चेंज कर दिए थे। जिन मुद्दों की वजह से ये चुनाव हुए थे, भ्रष्टाचार का खात्मा, युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर, अपने ही देश में रहना युवाओं को पसंद था, तो उनको एक्सपेक्टेड था कि जो नई सरकार आएगी वो उनके लिए नए मौके लेके आएगी। तो खासकर जब उन्होंने वोट दिया, जिस बार जब मतदाता मतदान करने गए, 60% वोटर टर्नआउट निकला, करीबन 1,90,00,000 लोगों के 60% लोगों ने यहाँ वोट किया, जिसमें कि 8 लाख लोग नए वोटर थे, लेकिन जो कुल मिला के वोटर टर्नआउट हुआ वो 60% था। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 60% जो इन्होंने लोगों ने वोट किया है वो सीधा सीधा बालेंद्र शाह, वो सीधा घंटी पर जो है ठप्पा लगाया है बैलेट पेपर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।